जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे पीजीडीएवी कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा निकाली गई वेरियस सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आज ही निकाला गया है 18/10/2022 को निकाला गया है। इसमें वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि देखिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में, इसके अलावा क्या फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की, और स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और भी जो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, और सारी चीज़ों को चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं या आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग की वेबसाइट पर जाना है। तो देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो वैकेंसीज हैं ये इवनिंग कॉलेज के लिए निकाली गई हैं। डीयू में या मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें दो तरीके से क्लासेस चलती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं ये इवनिंग कॉलेज के लिए निकाली गई हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। और देखिए, एक अच्छा मौका है, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन वो पोजेस करते हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें रहेंगे अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो है आपको बेसिकली ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने आप में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं तो। आइए देख लेते हैं। पब्लिकेशन डेट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया 18/10 आज ही के दिन ये हुआ है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे, अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इस लिंक पे जाके भरेंगे, जो कॉल RECUOD, तो इस पे आप जाके भर सकते हैं। इसको आप जो है कॉपी करके अपने एड्रेस बार पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एकेडमिक पे लेवल 10 पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। परमानेंट पोस्ट है, देखिए ये जो परमानेंट पोस्ट है ये, या रेगुलर पोस्ट भी आप इनको कह सकते हैं, तो एडहॉक या गेस्ट फैकल्टी वगैरह नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको और मोर डिटेल्स चाहिए तो आप इस लिंक पे जाके भी देख सकते हैं। वैसे ये नोटिफिकेशन जो है ये पर्याप्त है आपको बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है कि नहीं है, और कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, कॉमर्स में यहाँ पे 14 सीट्स हैं, 14 वैकेंसी है, सॉरी। इंपॉर्टेंटली ये जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में पोस्ट हैं कॉमर्स में। और इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 2 पोस्ट हैं, हिंदी में 9 पोस्ट हैं, हिंदी में भी अच्छी पोस्ट है। हिस्ट्री में 3 है, मैथमेटिक्स में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 6 हैं, संस्कृत में 3 है, एनवायरमेंटल साइंस में जो है 2 हैं। इसके अलावा देखिए, जो कैटेगरीज में आप अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कैटेगरीज की वैकेंसीज इस तरीके से हैं। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की आप देख लेंगे। जैसे कि जनरल में 6 वैकेंसीज हैं कॉमर्स के लिए, 3 वैकेंसीज OBC की हैं कॉमर्स में, 2 SC की हैं, 1 ST की है, और 2 जो है EWS की है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको देख लेंगे। सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। अब देखिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अन्य जो भी मैं रिक्रूटमेंट मैंने बताए हैं तो उन्हीं की तरह जो है क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेज हैं तो उनमें सब में सेम ही रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस या लैंग्वेज में 2 क्राइटेरियाज इन्होंने बनाए हुए हैं। एक तो एलिजिबिलिटी A या B में से एक आपके पास में होनी चाहिए। तो A में क्या होगा, आपके पास में एक तो मास्टर्स डिग्री, आप मान लीजिए फिजिक्स में आप भर रहे हैं तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर उसके किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, या रेलिवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में। तो इनमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ में। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें रिलैक्सेशन भी है 5% का, कैटेगरी वाइज रहेगा। जैसे कि SC, ST, OBC, PWBD, इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब अगर उनके 50% भी हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरी क्वालिफिकेशन इसी के साथ में जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेट क्वालिफिकेशन। तो UGC नेट जो होता है, या CSIR जो है नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज में वो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, ये तो फर्स्ट एक क्वालिफिकेशन होगी। अगर आपके पास में ये दोनों में से कोई सी नहीं है, लेकिन आपके पास में ये है, मतलब आपने PhD की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से और उसकी रैंकिंग जो है टॉप 500 में आती है। मान लीजिए आपने चाइना की किसी यूनिवर्सिटी से आपने PhD की है
और टॉप 500 में वो आ रही है यूनिवर्सिटी, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए ये जो एजेंसीज हैं जो जिनकी लिस्ट में आपका टॉप 500 में आनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, वो है क्वैकरली साइमंड्स, जिसको QS कहा जाता है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE जो बोला जाता है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ARWU, और संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई। तो देखिए ARWU जो है वो संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली जाती है। तो इन लिस्ट में जो है टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपने वहाँ से PhD डिग्री होल्ड की है। तो ये जो है इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा देखिए और चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए नेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रहती है। जैसे कि अगर आपको जो है PhD डिग्री अवार्ड की गई है, मतलब आपको PhD डिग्री मिली है जो UGC के रेगुलेशंस थे 2009 के द्वारा या रेगुलेशंस थे 2016 के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है आप नेट एग्जेम्प्टेड है। अगर आपकी जो PhD है इन रेगुलेशंस के अंडर आ रही है, उस टाइम पे आपने PhD की है, तो आप नेट एग्जेम्प्टेड है। तीसरी चीज़, जुलाई 11 2009 से पहले अगर आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है PhD प्रोग्राम में या MPhil प्रोग्राम में, तो आप जो है नेट के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। और इसमें और क्या चीज़ें हैं कि PhD जो की आपने अगर की है पहले, ये जो डेट है 11 जुलाई 2009 से पहले, तो इस तरीके से फुलफिलमेंट होना चाहिए कि PhD आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए, 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए PhD वर्कआउट के दौरान। तो इस तरीके से आप इनको देख लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉल करते हैं और उनको ये जो है क्वालिफिकेशंस पता होती है। तो देखिए एक तो नेट का एग्जाम्पशन यहाँ पे है, दूसरा नेट का एग्जाम्पशन जो है उन डिसिप्लिन्स में भी है, उन सब्जेक्ट्स में भी है जिनमें नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में नेट जो है कंडक्ट नहीं कराया जाता तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नेट की उसमें एक्सेप्टेड रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, लेकिन 5% का रिलैक्सेशन रहेगा किसको, ये रहेगा SC को, ST को, OBC को, और जो पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होते हैं, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और देखिए 5% का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, PhD होल्डर जिन्होंने PhD की है 19 सितंबर 1991 से पहले, जिन्होंने जो उन्होंने अभी PhD की हुई है लेकिन उन्होंने जो अपनी मास्टर्स डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट कर ली हो। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी। तो जैसे मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ UGC गाइडलाइंस को मानती हैं उस तरीके से ही यहाँ भी स्क्रीनिंग होगी। 100 पॉइंट स्केल पे, 100 पॉइंट स्केल मतलब जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रहेगा, API स्कोर रहेगा, उसके बेसिस पे आपको कॉल की जाएगी। मिनिमम जो है आपका 50 तो रहना ही चाहिए, 50 से नीचे वालों को कॉल नहीं की जाएगी। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। तो देखिए ये जो API वाली चीज़ है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में, जो मैं एडवर्टीजमेंट की वीडियोस बनाता हूँ उनमें भी मैंने बताई हुई है, और एक अन्य वीडियो में भी पूरे डिटेल में मैंने API बताया हुआ है। तो इसको हम शॉर्ट में देखेंगे थोड़ा। अब देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 और उससे अबव मार्क्स हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके 60 या 80 से हैं तो 19 मिलेंगे। तो ये आप देख लेंगे जो भी आपकी कैटेगरी फॉल करती है, और आप अपने API स्कोर जो है अगर आपने आज तक कैलकुलेट नहीं किया है तो आप आज कैलकुलेट करेंगे इसको देखने के बाद में। पोस्ट ग्रेजुएशन में देखेंगे अगर आपके 80 या उससे अबव परसेंटेज है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने MPhil, MTech, LLM, MEd या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है तो आप, और आपके 60% से ऊपर है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। PhD के आपको 25 मार्क्स, नेट JRF को आपको फुल जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने JRF नहीं किया हुआ है, नेट किया हुआ है तो 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। रिसर्च पब्लिकेशन के जो है आपको एक रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे, और मैक्सिमम जो आपको 6 मिल सकते हैं। तो आपको देखिए 3 पब्लिकेशन के अगर आपको 2-2 मार्क्स मिलते हैं तो आपके 3 पब्लिकेशन तो होने चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये जो है आपके पब्लिकेशंस UGC लिस्टेड जर्नल्स में पीयर रिव्यूड होने चाहिए। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए देखिए आपके पास पोस्ट डॉक है तो पोस्ट डॉक के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, और टीचिंग के लिए जो है आपको 1 साल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने 5 साल टीचिंग की है तो आपको तब जाके मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आपको कोई स्टेट अवार्ड मिला है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इंटरनेशनल अवार्ड मान लीजिए आप ओलंपिक्स खेलें या कोई भी जैसे चेस का या किसी भी स्पोर्ट्स में आपने कुछ खेला है, या और भी किसी फील्ड में आपको अगर इंटरनेशनली या नेशनली अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे।
अब देखिए ये जो एकेडमिक API स्कोर बनता है तो 100 मार्क्स में से ये बनेगा। 84 मार्क्स स्कोर से जुड़ेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, तो इस तरीके से 100 मार्क्स आपको बन जाएंगे। अब देखिए अगर आपने MPhil PhD दोनों की हुई है या MTech PhD की है, LLM PhD की है, तो तब भी आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। नेट JRF के लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे और अवार्ड्स कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग कैसे होगी आपकी। तो देखिए स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग जो कमेटी होगी उसमें एक तो प्रिंसिपल ही रहेगा कॉलेज का। मान लीजिए जैसे अभी PGDAB कॉलेज का जो निकला हुआ है एडवर्टीजमेंट, तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो चेयरपर्सन रहेगा इस कमेटी का। और दूसरी चीज़ है 2 टीचर्स फ्रॉम रेलिवेंट सब्जेक्ट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है 2 टीचर्स को जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, मान लीजिए आप कॉमर्स में भर रहे हैं तो कॉमर्स के जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे उनसे 2 टीचर्स को जो है नॉमिनेट करेगा प्रिंसिपल। एक टीचर रहेगा रिलेटेड डिपार्टमेंट से, मान लीजिए आप हिंदी में भर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से जो भी एक टीचर वहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा। और एक जो है अकेडमिशियन रहेगा, कोई भी अकेडमिशियन जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वीमेन या पर्सनस विद डिसेबल्ड से जो है रिप्रेजेंट करेगा इनको, मतलब इन सभी को एक जो अकेडमिशियन है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमारे जो है मिनिस्ट्री में कौन बना दिया जाता है, माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, इस तरीके से। तो यहाँ भी एक अकेडमिशियन का मतलब बेसिकली यही मतलब है कोई प्रोफेसर या कोई इस तरीके से जो भी टीचिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो इसमें एक पर्सन रहेगा। और देखिए जो कोरम बनेगा, कोरम का मतलब होता है कि किसकी चलेगी, किसकी बेसिकली बात मानी जाएगी। तो ये जो है 5 लोग हो जाते हैं, एक प्रिंसिपल हो गया, 2 टीचर 3 और एक टीचर फ्रॉम रेलिवेंट डिपार्टमेंट 4 और एक अकेडमिशियन। तो 5 में से जो है अगर 3 लोगों ने कोई भी बात कही कि इसका जो है सिलेक्शन होना चाहिए या ये डिसीजन लेना है हमें स्क्रीनिंग के लिए, तो 3 लोगों की जो है कोरम रहेगा, 3 लोगों की मेजोरिटी रहेगी, ये आप समझ सकते हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा, 50 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, मतलब 50 से कम वालों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो 50 मार्क्स और 50 से ऊपर वालों को बुलाया जाएगा। और देखिए कैसे बनेगी लिस्ट, मान लीजिए आपके API स्कोर में यहाँ पे 95 मार्क्स है और किसी के 50 मार्क्स है, तो वहाँ पे क्या चेक किया जाएगा कि कितने जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा है और सीट्स कितनी हैं उस सब्जेक्ट्स में। उसके बेसिस पे जो है एक लिस्ट बनेगी। मान लीजिए जैसे 5 सीटें हैं और एक सीट पे 4 लोगों को बुलाना है, तो 20 कैंडिडेट्स बुलाएंगे। अब देखिए जो टॉप 20 होंगे उनको बुला लिया जाएगा। तो हो सकता है अगर आपका API स्कोर कम है तो आपको ना भी बुलाया जाए, आप शॉर्ट लिस्टेड ना भी हों, लेकिन आप इसको फॉर्म को देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको भरना है कि नहीं भरना है। रिलैक्सेशन रहेगा इस API स्कोर में भी, रिलैक्सेशन रहेगा SST और PWBD को रिलैक्सेशन रहेगा इसमें। अब देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो है, एक तो फीस हो जाती है कि फ़ीस कितनी आपको देनी पड़ेगी। तो फीस आपको देनी पड़ेगी, मान लीजिए आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपीज़ जो है इस एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो वीमेन कैंडिडेट है SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो कोई भी चार्ज उनको नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए जो एप्लीकेशन है फ्री है। इसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें बताने वाली है, तो देखिए और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप जो भी इंटरव्यू वगैरह देंगे उसके लिए TADA आपको नहीं मिलेगा, लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो यही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट।